नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात कर्नाटक की। वहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस के लिए ये सवाल इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी के लिए रस्साकशी जो है वो चरम पर है। ये तस्वीरें आप डीके शिवकुमार की देख रहे हैं, जो कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। ये लगातार अपनी वफादारी और पार्टी की मजबूती की बात दोहरा रहे हैं। पार्टी को अपनी मां तक इन्होंने बताया है। उनकी मुलाकात इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से चल रही है। अब ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी शिमला से फिलहाल वापस नहीं आई हैं। शाम को क्या वापस आ जाएंगी या वीडियो कॉल से मीटिंग में जुड़ेंगी, ये तमाम सवाल सामने हैं। सिद्धरमैया की भी मुलाकात तय है मल्लिकार्जुन खड़गे से 6 साढ़े 6 बजे। ये मुलाकात कुछ देर में होगी, लेकिन ये अपने आप में अभी भी वो सवाल बना हुआ है कि नाम कौन सा चुना जाएगा। कई फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच भी बताया जा रहा है सुबह 2 घंटे तक मुलाकात चली, और इस समय भी राहुल गांधी जो रणनीतिकार हैं उनसे शायद मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, क्योंकि उन्हीं के पास जानकारी। एक तरफ है नेहाल किदवई जो बेंगलुरु में हैं, और सीधे उमा शंकर सिंह के पास जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे मौजूद है। उमा, सबसे पहले आपसे, वहां पर डीके शिवकुमार पहुंच चुके हैं। अपडेट बता दीजिए, लेटेस्ट आप ही बता पाएंगे। अब कौन आ रहा है और कौन कौन कहां पे है? जी देखिए, इस मुलाकात का जो इंतज़ार था वो लंबे वक्त से चल रहा था। पीसीआर फिर से मुझे इको आ रहा है, प्लीज़ इसको फिक्स कर दीजिए। तो अब ये मुलाकात जो है वो ख़त्म होने वाली है, और देखिए फिर से शोरगुल होने लगा, यानी कि ये मुलाकात ख़त्म हो गई है और 6:30 बजे का वक्त है। सिद्धरमैया यहाँ पर आएंगे। तो जो इन दो मुलाकातों के ज़रिए चीज़ों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। हमने लगातार देखा है कि पिछले 36-48 घंटों से किस तरीके से चीज़ें बदलती गई हैं। डीके शिवकुमार को कल दिल्ली आना था, वो कल नहीं आए, लेकिन आज वो दिल्ली पहुँचे और इसके बाद यहाँ मुलाकात हुई। इसके पहले राहुल गांधी भी यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुँचे, जब 3 पर्यवेक्षक यहाँ मौजूद थे और संगठन महासचिव और उसके अलावा राज्य के प्रभारी सुरजेवाला जो थे वो भी मौजूद थे। तो अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार चाहे जिस भी दलील के साथ यहाँ पहुँचे हों, उनको बताने की कोशिश होगी। जो एक नतीजा आया गुप्त मतदान के जरिए MLAs की तरफ से, और उसके आधार पर इनको मनाने की कोशिश होगी। हाँ, पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत ज़रूर इनको तवज्जो दिया जाएगा, ताकि इनको ये न लगे कि लेफ्ट आउट हैं, इनको कुछ नहीं मिला तमाम मेहनत के बावजूद। और अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो सोनिया गांधी के साथ एक मीटिंग होगी और उनके जरिए डीके शिवकुमार को समझाने की कोशिश होगी, ताकि जिस वफादारी की बात वो करते हैं और उसके जरिए उन तक ये बात कम्युनिकेट किया जाए और वो मान जाए। जी हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन दिखाकर और आपके पीछे जो कुछ हो रहा है वो भी दिखाएं दर्शकों को कि वहां पे क्या कुछ मूवमेंट है, कोई और नेतागण वहां पर आ रहे हैं। उस लिहाज से लोग वही जानना चाहते हैं। जी देखिए, यहाँ पे आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कई सारे MLAs भी आए, कई सारे दूसरे जो नेता हैं वो भी आए हैं, लेकिन जो ये निकल रहे हैं ये गाड़ी वही है जिसमें डीके शिवकुमार जो है वो आए थे। और तभी जो मीडिया कर्मी हैं, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ एक झलक लेने की, कैमरे में कैद करने की कोशिश जो है वो हो रही है। और ये इसी तरह की जो तस्वीर थी वो उस वक्त भी थी जब ये आए थे। तो ये मुलाकात ख़त्म हो गई है। अब इंतज़ार होगा सिद्धरमैया का, जो कि पहले 6 बजे का वक्त था, अब 6:30 बजे का वक्त दिया गया है उनको। और इसके बाद इन दोनों मीटिंग के ज़रिए, इसके अलावा जो पैरेलल कई सारी मीटिंग्स हो रही है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी जो है वो KC वेणुगोपाल और सुनील के साथ, जो कि रणनीतिकार रहे हैं कर्नाटक में, उनके साथ मीटिंग चल रही है। तो एक ऐसा फुल प्रूफ तरीका निकालने की कोशिश हो रही है, एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें किसी के पास कहने को बाद में कुछ ना बचे और सब इस बात को लेकर सहमत हों कि जो नाम तय हो रहा है और जिस पे अंतिम मुहर लग रही है, बेशक वो नाम सिद्धरमैया का हो, तो उसको लेकर बाद में सवाल न उठे और दूसरे राज्यों में जिस तरह की परेशानी बाद में उठानी पड़ी है वो परेशानी ना हो। तो वैसे किसी फॉर्मूले से भी बचने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी बात निधि कि ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सिद्धरमैया किस तरह से अब बैठ गए गाड़ी में, वो निकल रहे हैं। ये हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जानकारी दे रहे हैं किस तरह से सिद्धरमैया बैठ गए। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास के लिए
इनकी गाड़ी निकल रही है, ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि जो डीके शिव कुमार के साथ जो मुलाकात चली, देखिए करीब 40-45 मिनट चली, वो एक अहम मुलाकात है। अब ये जो मुलाकात है ये भी बहुत अहम मुलाकात है। मैं कोशिश करूंगी उमा के पास। उमा, आपसे एक और सवाल, क्योंकि सोनिया गांधी कहाँ पर है? उनका ये था कि वो शिमला से शायद आज आ रही हैं, या फिर ये भी सुनने में आया कि शायद वो वीडियो के जरिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं। उस लिहाज से कुछ अपडेट है कि सोनिया गांधी जो बैठक में जुड़ी होंगी या जुड़ेंगी इस वाली बैठक में, वो आने वाली हैं या फिर वर्चुअली वीडियो के जरिए जुड़ेंगी? तो उमा, मैं पूछना ये चाह रही थी कि ठीक है, सिद्धरामैया हम देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी में बैठ गए और ये शॉर्ट्स अब चलेंगे। वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए सिद्धरामैया का काफिला अब आगे बढ़ गया है। कुछ ही पलों पहले डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से निकले हैं। डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक है करीब 40-45 मिनट तक चली, और जिस तरह से उमाशंकर सिंह बता रहे थे कि तमाम चीज़ें जो हुई हैं, बातचीत उनसे हुई होगी। ये दो तस्वीरें, ये दो कद्दावर नेता, हम जानते हैं 13 मई से जब से नतीजे आए उसके बाद यही सवाल था नतीजों के आते ही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और वाकई में ये सवाल इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनके खड़ा हुआ है। किसको कैसे समझाया जाएगा ये अपने आप में। और उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी अब ये तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से आगे भेज रहे हैं, और अगर मुझे उमा सुन पा रहे हो तो उमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने भी बताया पैरेलल मीटिंग्स चल रही हैं, राहुल गांधी तमाम और रणनीतिकारों के साथ बातचीत करे। राहुल गांधी खुद सुबह 2 घंटे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर गए हैं, और उसके बाद भी अभी भी इतना समय लग रहा है, तो ये भी एक सवाल खड़े करता है। फिर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि सोनिया गांधी शिमला से कैसे जुड़ेंगी? क्या वो वापस आएंगी वहां से, या फिर वीडियो के जरिए जुड़ेंगी? क्या इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं? जी देखिए, हमने सोनिया गांधी के दफ्तर में अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, क्योंकि हमें ये इत्तला मिली थी कि सोनिया गांधी जो हैं वो हिमाचल से चल पड़ी हैं एक हवाई जहाज़ के ज़रिए, लेकिन उनका जो दफ्तर है उसने वहाँ से इस बात की तस्दीक नहीं हुई, और ये भी नहीं बताया गया कि आखिरकार वो कब तक पहुँचेंगी और कब ये बैठक अगर होनी है तो कब होनी है। लेकिन ये जो एक पार्टी की तरफ से लगातार एक प्रक्रिया की बात की गई, चुनाव की जीत के बाद से ही पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही, उसके बाद पार्टी के दूसरे लीडरान ने जो बात कही, उस मुताबिक यही कहा गया था कि पहले विधायक दल की बैठक होगी, रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद मतदान भी हुआ। उस रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर्यवेक्षक पहुंचे, उन्होंने कल शाम 6 बजे यहाँ पहुंचकर रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा। उसके बाद 4 घंटे के करीब लंबी मीटिंग चली, रात को 10 बजे तक वो मीटिंग चली। आज सुबह फिर से जब मीटिंग शुरू हुई दोपहर को 12 बजे के आसपास, तो राहुल गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये इस तरह से कंसल्टेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि जो हर किसी की राय उसमें समाहित की जाए, और किसी भी चाहे पार्टी का लीडर जो हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या कर्नाटक में बैठा हो, किसी को ये न लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो एक लंबी प्रक्रिया पार्टी ने अपनाई है, और आपको याद होगा निधि, किसी तरह की एक प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के वक्त लगाया गया था, कई दिन उसमें भी लगे थे, और पार्टी का यही कहना है कि प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अब लगता है कि 12 से 24 घंटे के बीच का मामला है, एक नाम जो है निकलकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल उमा, आपने बहुत, हम तो सोच रहे थे शाम 7:30 तक नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप 12 से 24 घंटे कह रहे हैं तो थोड़ा सा और मतलब इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ निहाल किदवई भी मौजूद है। निहाल, तो जो कर्नाटक की राजनीति है वो इस समय दिल्ली से तय हो रही है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? 2 बड़े जो किरदार है वो दिल्ली में, लेकिन इस समय बेंगलुरु में क्या और वहां पे क्या अटकलें, और आप क्या बताएंगे? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब डीके शिव कुमार यहाँ से गए थे दिल्ली के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी उनका मंदिर है, उनकी माँ है, उनकी देवी है, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो कभी नहीं जा सकते, कभी भी ब्लैकमेल टैक्टिक्स का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी यहाँ से जब गए थे बहुत ही पॉजिटिव मूड में गए थे, और जब वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात हुई है, वो जो तस्वीर अभी आपने दिखाई, उस तस्वीर को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे दबाव में ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार दबाव में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गतिरोध कहाँ है, ये डेडलॉक कहाँ पर है? जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है उसके मुताबिक डीके शिव कुमार
अड़े हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन एक दूसरे भी कुछ विकल्प उनकी तरफ से या उनका जो खेमा है, डीके सुरेश जो उनके भाई हैं, जो सांसद है वो वहाँ गए थे, उनकी तरफ से दिया गया है। वो ऑप्शंस क्या हैं? ये ऑप्शंस पहले भी डिस्कस हुआ था और ये बताया गया है कि डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में सिद्धरमैया के कैबिनेट में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा, वो डीके शिव कुमार होंगे। साथ ही साथ वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे और जब ये पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला है, चाहे वो 2 साल का हो या 2.5 साल का हो, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, उस वक्त सोनिया गांधी वहां मौजूद रहें, ताकि बाद में अगर कोई मुकरता है, सिद्धरमैया मुकरते हैं, तो ऐसी सूरत में सोनिया गांधी उनकी मदद करें। अब सोनिया गांधी के बारे में 2 बातें कही जा रही है कि या तो वो शिमला से आ जाएंगी, इसकी काफ़ी संभावना है। अगर नहीं आती हैं तो जैसा कि आमतौर पर देखा गया है कि सुरजेवाला ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में सोनिया गांधी से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं की बात करवाते हैं, तो शायद अगर वो सोनिया गांधी नहीं पहुंच पाती हैं किसी वजह से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी की मौजूदगी वहां दर्ज की जाएगी और फिर यह तय होगा कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन ऐसे माहौल में आपको याद होगा कि कई सारे अफवाहें भी यहाँ पर फैलती हैं और यहाँ भी फैल रही हैं कि अगर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में तालमेल नहीं बैठता है, इस पर कोई फैसला नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में जी परमेश्वर जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के नेता है, बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री और यहाँ पर 1989 से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर। और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर लिंगायत नेता MB पाटिल का नाम की भी अफवाह है। जो समर्थक है वो इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि ये भी एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि 47 लोगों को, लिंगायतों को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिसमें से 34 जीत करके आए हैं। और ऐसी सूरत में लिंगायतों का कहना है कि उनकी दावेदारी बनती है और वीर शैव लिंगायत समाज की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी बनती है। 1989 के बाद पहली बार लिंगायतों ने बड़े पैमाने पर पूरे दिल से समर्थन किया है कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस भी लिंगायतों को समर्थन दे। तो ये सारी अटकलें हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धरमैया की मुलाकात के बाद हो सकता है रात में 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास एक और बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी या तो खुद वहाँ पर आएँ या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर यह तय होगा कि आगे की क्या रणनीति है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल यानी बुधवार के दिन यहाँ सारे नेता वापस आएंगे और यहाँ फिर एक बार कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हो सकती है और वहाँ पर नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उमा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी 12 से 24 घंटे लग सकते हैं वो नाम सामने आने में कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बहरहाल जब सिद्धरमैया पहुंचेंगे और जानकारी होगी तो वापस चले जाएंगे। देश की बात में आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब आप ये खबर देखिए, पिछले साल मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। सरकार ने ऐलान किया था कि वो जिन पंचायतों में निर्विरोध पंच सरपंच चुने जाएंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन साल भर हो गया है, राशि किसी को नहीं मिली है। हालांकि सरकार का कहना है कि रकम स्वीकृत हो गई है, कुछ ही दिनों में पैसे मिल जाएंगे। गुना पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया का जिला है। उनके निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिगडौली के सरपंच सहित पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। सारे पंच सरपंच महिला सदस्य हैं। यही नहीं, बमौरी की जनपद अध्यक्ष भी इसी गांव की हैं। पीछे मंत्री जी की तस्वीर लगाए बैठी हैं। सरकारी ऐलान से मिलना था 15 लाख, अभी तक मिला कुछ नहीं। सरकार द्वारा सभी पंचायतों, जैसे जहाँ जहाँ पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, जैसे ही राशि आएगी हम पंचायतों में, जैसे आज कार्य योजना बनाई जा रही है ग्राम डिगडोली में, तो हम इस राशि का पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे। सरकार ने 15 लाख की घोषणा दी थी पर दिया नहीं। अब दे देते तो छोटा मोटा काम कर रहे, नाली बनवा देते, खुरंजा बनवा देते। धार जिले के धर्मपुरी जनपद पंचायत में पंधानिया में गांव वालों ने सरपंच और पंचों को निर्विरोध चुना। सोचा था पुरस्कार में मिलने वाली राशि से गांव का भला होगा, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं है। गांव वालों ने सब मिलकर निर्विरोध सरपंच चुना था मेरे को, तो जो भी राशि आएगी गांव में उसका विकास करना है। तो अभी तक कोई राशि नहीं आई, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी।
भानपुरा पंचायत में भी यही हाल है। सरपंच परेशान है, कोई पैसा नहीं मिला। भुवानिया में सारी महिलाएं निर्विरोध चुनी गईं, लेकिन यहाँ भी पैसा नहीं मिला। इसलिए निर्विरोध पंचायत चुनाव करवाने के लिए महिला संगठन आगे हुई थी कि सब अब महिलाएं आगे आकर अपने गाँव में एक मांगलिक भवन का निर्माण करवाएंगे। अब हम जल्द से जल्द यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत में वो राशि प्राप्त हो जाए और हमारे गांव में मांगलिक भवन निर्माण का आविष्कार शुरू हो जाए, मुहूर्त। मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में 303 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच पंच चुने गए। सरकार ने ऐलान किया था इन्हें 5 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्हें समरस पंचायतों का नाम दिया गया था। शासन का कहना है 5,146 लाख स्वीकृत हो गए हैं। उसमें 8 कैटेगरीज ली गई है और उस पर ऑर्डर्स हो चुके हैं, ऑर्डर्स निकल भी चुके हैं। तो सारी महिलाएं जितनी भी निर्विरोध सरपंच हैं सारी प्रसन्न है। प्रक्रिया का एक अंग होता है, अप्रूवल के बाद में फाइनेंस में जाता है और फिर ऑर्डर्स के बाद में फिर पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत उसमें आनी चाहिए। वायदे को साल भर हो गए, चुनावी साल आ गया। ऐसे में फाइल में स्वीकृति के बजाय सरपंच चाहते हैं पैसे जल्द से जल्द खाते में आ जाएं। सरकार कह रही है रकम स्वीकृत हो गई है, लेकिन पंच सरपंच कह रहे हैं कि पैसे मिले नहीं हैं। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी अदम गोंडवे ने लिखा था, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले में 71,000 नौजवानों को वर्चुअल तरीके से नियुक्ति दी है। देश भर में आयोजित इस रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले चयन प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाता है। एक रिपोर्ट। देश भर में 40 से ज्यादा जगहों पर मंगलवार को 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देश भर के 47 केंद्रों पर डाक निरीक्षक, सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लर्क, इंजीनियर जैसे पदों पर नियुक्तियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और वीके सिंह की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र लेने वालों में हिमांशी और शीतल भी शामिल हैं। मैंने अपनी एमएससी आईआईटी दिल्ली से की है केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारा गेट का एग्जाम होता है, हमें वो क्लियर करना पड़ता है। गेट का एग्जाम क्लियर होने के बाद हमारी एक इंटरव्यू लिस्ट जनरेट होती है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। मैंने पहली बार दिया था और मेरा पहली बार में ही हो गया था सिलेक्शन। जैसे फिजिकल हुआ उसके तुरंत बाद ही मेडिकल बहुत जल्दी हो गया था, प्रोसेस रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आए। और इवन अभी जैसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बाय पोस्ट भेजा जाता था। अभी क्या है कि मेरे को 1.5 महीने के अंदर ही अंदर मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है और मैं बहुत जल्दी ज्वाइन भी कर लूँगी। सरकार का ये 5वां रोजगार मेला था, जिसमें अब तक 3,55,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया गया। भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसते कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने आंकड़े दुरुस्त करने की जरूरत है। पूरे 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे या 9 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, जितना उन्होंने सोचा उससे कहीं ज्यादा है। अभी 5 तो इसके वो हो चुके हैं 71,000 से ज्यादा के, ठीक है, तो वही क्या कहते तो 3,50,000 बन जाता। पिछले साल सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करे, ताकि विपक्षी पार्टियों को घेरने का मौका न मिले। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बात अब महाराष्ट्र की।
समीर वानखेड़े से जुड़ी जो कहानियां अब सामने आ रही हैं उनसे शक पैदा हो रहा है। क्या सवाल पैदा हो रहा है, क्या आर्यन खान को फंसाया गया? शाहरुख खान को भेजा गया बेटे का एक ऑडियो के साथ आर्यन की सेल्फी भी। क्या कुछ हुआ है, जानकारियां जो अब सामने आ रही हैं, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में नए खुलासे हो रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक सेनेवल डिसूजा नाम के शख्स को समीर वानखेड़े ने काफ़ी पहले ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन उससे भी समीर वानखेड़े ने 10 लाख रुपए की घूस ली थी। हालांकि बाद में ये शख्स समीर वानखेड़े का इन्फॉर्मर बन गया और उसके लिए काम करने लगा। इसके बाद समीर वानखेड़े को पाटिल नाम के एक शख्स का फ़ोन आया और ये फ़ोन गुजरात से आया। उसने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज में एक पार्टी है जिसमें ड्रग्स लोग लेकर आ रहे हैं। इसके बाद समीर वानखेड़े से सेनेवल डिसूजा ने केवी गोस्वामी और भानु सालवी को मिलवाया और कॉर्डेलिया क्रूज में रेड की। केवी गोस्वामी को ये काम सौंपा गया कि वो वहाँ पर बड़े कैच पकड़ेगा। इसी बीच समीर वानखेड़े को ये मालूम चला कि आर्यन खान भी इस क्रूज में होगा। इसके बाद जो संदिग्ध लोगों की लिस्ट थी वो पहले 27 थी, लेकिन जैसे ही आर्यन खान की जानकारी समीर वानखेड़े को मिली, उसने संदिग्धों की लिस्ट घटाकर 10 कर दी, यानी कि कुल 10 संदिग्ध रह गए। उसके बाद आर्यन खान के कई दोस्तों को बिना कागजी कार्रवाई की छोड़ दिया गया, जिसमें अरबाज भी शामिल था। बार बार ये बताया जा रहा था कि केवी गोस्वामी एनसीबी का बड़ा अधिकारी है। यहीं से खेल शुरू हुआ आर्यन खान के परिवार से पैसे वसूलने का। साजिश के तहत केवी गोस्वामी ने आर्यन खान का एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें आर्यन खान कह रहा था, पापा मैं एनसीबी की कस्टडी में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और इसके बाद केवी गोस्वामी ने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया और फिर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा डडलानी, उनका नंबर पता किया और पूजा डडलानी के नंबर पर केवी गोस्वामी ने ये ऑडियो भेजा और साथ में एक सेल्फी भेजी और ये कहा कि आर्यन खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके पास ड्रग्स के चैट मिले हैं, उसका मेडिकल होने वाला है, अगर छुड़ाना है तो 25 करोड़ रुपए दे दो। बाद में डील 18 करोड़ में तय हुई और ये सारी बातचीत जो है वो फेस टाइम ऐप पर हो रही थी। इसके बाद उसी रात पूजा डडलानी केवी गोस्वामी से मिली। पूजा डडलानी ने टोकन मनी के तौर पर केवी गोस्वामी को 50 लाख रुपए दिया। जो एनसीबी की टीम थी वो डर गई और केवी गोस्वामी ने उन 50 लाख रुपए में से 38 लाख रुपए शाहरुख खान को वापस कर दिए। 12 लाख रुपए नहीं दिए गए, ये कहकर कि ये पैसा जो है समीर वानखेड़े ने रख लिया है और ये पैसा वापस नहीं हो सकता है। इसके बाद जो है ये मामला मीडिया में उठा और उसके बाद फिर समीर वानखेड़े ने जानबूझकर आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली। तो एनसीबी के पास तमाम वीडियो एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, लोगों के बयान हैं। उसके बेसिस पर एनसीबी ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट तैयार की है। प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित जनशक्ति नाम की एक प्रदर्शनी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही है। इस रविवार को प्रधानमंत्री ने ये प्रदर्शनी देखी और इसकी तारीफ की। इस प्रदर्शनी की क्यूरेटर अलका पांडे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने इस प्रदर्शनी का जायजा लिया। मां दुर्गा शत्रुओं का नाश करती हुई ये पेंटिंग जो है वो नारी शक्ति को डिपिक्ट कर रही है। इस वक्त हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हैं और यहाँ पर 12 ऐसी थीम्स हैं जिन पर आर्ट इंस्टॉलेशन जो हैं वो लगाई गई हैं। बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस और आज आपको भी वो वर्चुअल एक्सपीरियंस हम देंगे जिन्होंने इसे क्यूरेट किया है वो हमारे साथ है डॉक्टर अलका पांडे। बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में आपका। थैंक यू अरुण, बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रदर्शनी का क्यूरेशन करने में। और जैसे कि आपने अभी देखा माधवी पारिक ने जो थीम चुनी है, क्योंकि हमारे पास 12 थीम्स थी, बिगिनिंग विद स्वच्छ भारत, वाटर कंजर्वेशन,
Indian agriculture, yoga and fitness, India and the world, space and science, celebrating the Northeast, India at 75, Amrit Kal, the pandemic, India and climate change, और फिर योग एंड आयुर्वेद। उसके बाद हम ये जो देखा, जो लास्ट कमरा था वो था नारी शक्ति। तो ये 12 थीम्स का चयन कैसे किया आप? ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 100th एपिसोड किया था 30 अप्रैल को, उन 100 एपिसोड्स को सेलिब्रेट करते हुए मन की बात के हमने 12 मूल तत्व लिए थे। तो एक पेंटिंग हमने देख ली नारी शक्ति की, दूसरी कौन सा आर्ट पीस है जिसके बारे में आप हमें बताने वाले हैं? अब ये जो आर्टिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, इनका नाम है GR इराना और ये कर्नाटका के हैं और इन्होंने इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज पे किया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है इंडिया के लिए ही नहीं परंतु पूरे विश्व के लिए। और आप देखेंगे कि इन्होंने कितना एक सुंदर पेड़ का मतलब इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, ये जैसे कि एक आप जंगल में जा रहे हैं और कितने खूबसूरत पेड़ हैं और उसमें उन्होंने एक सेक्रेट थ्रेड जिसको हम मौली कहते हैं, इन पेड़ों की रक्षा के लिए मौलियां उन्होंने बांधी हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो क्लाइमेट चेंज में तो बहुत ही ज्यादा बर्ताव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली इट इज लाइक अ कल्पवृक्ष, द बून बिस्टोइंग ट्री। तो पेड़ पूजनीय हैं ये फिलहाल ये आर्टिस्ट जो वो कह रहे हैं और इसीलिए इस तरीके से आप देख रहे हैं मौली या कलावा कहें वो बंधा हुआ है और बेहतरीन कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करता है। वहीं नारी शक्ति है और भी बहुत सारे थीम्स जैसे मैम ने बताया जिसमें योग भी इंक्लूडेड है। तो वो उन सारे थीम्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पर है और अगर आप चाहते हैं कि आप भी आकर यहाँ की आर्ट को सराहें तो ये कब तक अवेलेबल है, क्या टाइमिंग है? ये 31 जुलाई तक है और सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक, एक्सेप्ट मंडे जबकि म्यूजियम बंद रहता है। बट मैं तो कहूंगी कि आइए देखिए, इतनी सुंदर नवरसों की रस अनुभूति करिए और कला का चयन करिए। और वहीं हर कमरे में आप देखेंगे कि एक ऑडियो विजुअल सेटअप भी है। आप हेडफोन्स पहनिए, आर्टिस्ट के बारे में जानिए, उस आर्ट के पीछे का जो थॉट है वो भी आप जान सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।